नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, 3 राज्यों में तो वोटिंग का काम पूरा हो गया है। ईवीएम में नेताओं की किस्मत कैद हो गई है। 4 मई को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है। अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ एक पर्यवेक्षक ऐसे हैं जो कि लापरवाही करते हुए पकड़े गए, जिनमें उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं अनुराग यादव, उनका नाम भी सामने आ रहा है। उनको तो बाकायदा डांट मारी है मुख्य चुनाव आयुक्त ने। देखिए, बंगाल का चुनाव जो है शायद हो सकता है कि 4 मई तक परिणाम आने के तक उस वहां को लेकर इस तरीके की बातें हमको लगातार हर दिन मिलती रहेंगी। हर दिन नई नई कहानी, नया नया सस्पेंस, नए नए कैरेक्टर सामने आते रहेंगे। तो अभी ये ताजा कैरेक्टर जो है वो यूपी कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी अनुराग यादव का की चर्चा और उनकी कहानियां जो है इस समय आई हुई हैं, सामने आई हैं। अब इनके साथ हुआ क्या है कि भाई अलग अलग राज्यों से, और ये सिर्फ एक उदाहरण है, हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक का केस नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे लोग हो सकते हैं बंगाल में। और कि भाई वहां पर एक एसआईआर कराने की चुनौती थी, वहां पर चुनाव कराने की ढंग से एक निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनौती थी। तो जैसा होता है कि चुनाव आयोग राज्य के अधिकारियों को, राज्य के कर्मचारियों को प्रयोग करता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो बाहर से भी लोगों को भेजता है, बाहर से भी अधिकारियों को भेजता है। तो एक यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी जो कि सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, अभी समाज कल्याण विभाग में हैं, उनको भी भेजा गया था। लेकिन ऐसी सूचना है कि उनके बारे में कुछ ऐसे इनपुट्स चुनाव आयोग के पास थे कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अब ठीक से कैसे नहीं कर रहे हैं वो चुनाव आयोग बता सकता है, क्योंकि उन्होंने औपचारिक रूप से कुछ बताया नहीं है। तो उन्होंने जब उनसे बैठक में सीईसी जो ज्ञानेश कुमार हैं, उनसे उन्होंने पहला प्रश्न यह पूछा कि आपके यहाँ पर जो कूच बिहार में आपके अभी तैनाती है, वहां पर कुल कितने पोलिंग बूथ है। इसमें क्या हुआ, उन्होंने जब नहीं उत्तर दे पाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे और भी कुछ प्रश्न पूछे। जब थोड़ा कड़ाई से बात की तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, मैंने 25 साल सर्विस की है। और वो भी थोड़ा गर्म हो गए। तो उन्होंने कहा भैया आप ठीक है, आप जाइए, आपको वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने उनको काम से अपने मुक्त कर दिया। और जो उनको रिलीव करने का, जो बंगाल से उनको रिलीविंग का जो ऑर्डर दिया है, उसमें लिखा है कि उनकी प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंसी कारण बताया है। मतलब अनुशासनहीनता भी एक कारण होता, क्योंकि आप एक तो काम ठीक से नहीं कर रहे हो, आपको बेसिक जानकारी ही नहीं है। लेकिन अनुशासनहीनता के बजाय उन्होंने उनकी पेशेवर अयोग्यता उसको कारण बनाया, क्योंकि अयोग्यता वाला कारण निश्चित रूप से बड़ा है। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो थोड़ा बदतमीज भी होते चल जाता, लेकिन आप बदतमीज भी हो और काम भी नहीं कर रहे हो, तो वही बात हुई कि पहले ही प्रश्न पर आप ढेर हो गए। आपको पता ही नहीं था कि आप जहां पर काम कर रहे हो कुछ दिनों से, आपके वहां पर कितने पोलिंग बूथ है। तो आप वहां पर मैनेज क्या करोगे अगर आपने एक बेसिक होमवर्क ही नहीं किया है। आप वहां पर कर क्या रहे हो, ये भी एक सवालों के दायरे में आ जाता है। क्योंकि जिस तरीके का चुनाव है, जिस तरीके का ये हाईली पोलिटिसाइज चुनाव है, और जो लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, वो लोग कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। नट बोल्ट जो है, एक एक कलपुर्जे अलग अलग स्तरों पर ढीले हैं, अलग अलग स्तरों पर बेईमानी करने की कोशिश हो रही है, अलग अलग स्तरों पर लोग कॉम्प्रोमाइज हैं। तो ये चुनाव कितना जटिल चुनाव है, भारत के इतिहास का सबसे जटिल चुनाव अगर इसे कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जहां पर आपका अधिकारी जो गया हुआ है वो कुछ और करने लग जाए, आप जिस सिक्योरिटी टीम को भेज रहे हो, सीआरपीएफ और सैनिक बलों को, वो जो वहां पे इफ्तारी खाने लग जाए, तो ये तो ममता बनर्जी का जो है पूरा निजाम है। अब उसमें तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो ये हो रहा है। अब चुनाव आयोग वहां के ज्यादातर अधिकारियों पर भरोसा नहीं कर सकते। हमने देखा कि डीजीपी तक तो आधी रात को सीजीआई का फोन नहीं उठा रहे थे, इलाके के एसपी तक गायब थे, चीफ सेक्रेटरी फोन नहीं उठा रहे थे। उनको कैसे लताड़ पड़ी सुप्रीम कोर्ट में कि क्या कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन क्यों नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में बाहर के अधिकारियों पर ही चुनाव आयोग भरोसा करेगा ना सर, कहीं और से तो ला नहीं सकता, किसी दूसरे देश के तो अधिकारियों को लाएगा नहीं। और अगर यहाँ के अधिकारी वहां जाकर इस तरह से लापरवाही करें कि यही नहीं पता कि 20 दिन से वो वहां पर है कूच बिहार में, और पोलिंग बूथ कितने उनके इलाके में यही उनको नहीं पता, तो सवाल तो खड़े होंगे। और फिर जैसे आपने कहा कि एक नहीं, ऐसे कई हो सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि ऑब्जर्वर्स को भी, पर्यवेक्षकों को भी ममता बनर्जी की पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर लेती है? देखिए, मैं आशा करता हूं कि ऐसी बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी, लेकिन ये एक उदाहरण बताता है कि ये चुनौती कितनी बड़ी है, ये खतरा कितना बड़ा है, जहां पर आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हो जो आपका व्यक्ति है। और निश्चित रूप से अगर इनके बारे में इनपुट अगर चुनाव आयोग को मिल गया तो हो सकता है टोपी पे टोपी बिठाई हो कि भाई जो व्यक्ति हम ऑब्जर्वर है उसको भी ऑब्जर्व करने के लिए किसी कोई रहा हो। तब तो ये पता चला उनके पास स्पेसिफिक इनपुट थी कि आदमी मतलब जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है।
और ऐसे और भी लोग रहे होंगे, जैसे कि बहुत जगहों पर इस तरीके की बातें आई हैं कि भाई उन्होंने दबाव में आकर या डर कर, जो एसआईआर की प्रक्रिया थी उसमें भी ठीक ठाक दबाव, दहशत सब काम आई है। फिर लोगों को तंग किया गया, परेशान किया गया, उस सब की कहानियां हम लोगों ने सुनी ही है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ये जिस तरीके का है और इस पर जिस तरीके से ये अभी कुछ दिन पहले जो अधिकारी का की हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनका ये खुद अभी खबरों में थे कि ये समाज कल्याण विभाग में आने से पहले ये आईटी और सॉफ्टवेयर और इस सब मंत्रालय में थे और प्रमुख सचिव के पद पर। तो एक केस आया कि एक कोई कंपनी जो कि नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी थी, 50,000 रुपए के मार्केट का मतलब वो कैपिटल वाली, और एक मतलब जो कंपनी सिर्फ पेपर पे चल रही है, उस कंपनी को इन्होंने कोई एआई का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि 25,000 करोड़ रुपए का, इन्होंने उसके साथ एमओयू साइन कर लिया था। तो मतलब इसके अंदर प्रतिभा है, इससे ये पता चला। फिर वो जब वो विवाद आया तो इनको सरकार ने, योगी जी की सरकार ने इनको हटाकर वहां से और समाज कल्याण विभाग में भेजा कि भैया वहां पर रहो, ताकि यहाँ पर इस तरीके के बड़े एक महत्वपूर्ण मंत्रालय में आप खेल ना करो। तो खैर वो तो एक प्रशासनिक तरीका होता है, आप ट्रांसफर कर पाते हो बहुत ज्यादा, चूंकि आईएएस अधिकारियों के मामले में एक सीमित ही आपके पास शक्तियां होती हैं, सीमित ही आप कार्रवाई करने के विकल्प होते हैं। तो कुल मिलाकर लेकिन ये पता चल रहा है कि आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टूल भी हो सकता है बने हो, किसी न किसी तरीके से आप जाकर आप काम आपका क्या है और क्या कर रहे हो आप ये, क्योंकि अगर आप जब उत्तर प्रदेश में आप पकड़े गए थे तो यही समाजवादी पार्टी जो है उनको कहती थी कि देखो ये तो बड़ा सरकार में भ्रष्टाचार है। अब जब आप वहां पर पकड़े गए हो तो वही समाजवादी पार्टी कह रही है कि देखो इनको निशाना बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश का कैडर के आईएएस को। तो मतलब तय कर लो कि या तो निशाना बनाया जा रहा था या फिर क्या कहते हैं उनको, वो करप्शन करा रही थी सरकार उनके जरिए। भाई सीधी बात है कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जब पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई हुई है। और अगर ये वापस अपने राज्य चले गए हैं, वापस अपनी ड्यूटीज वहां रिज्यूम कर लेंगे, कार्रवाई तो इनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बहुत संगीन आरोप है। जो ऑर्डर दिया गया है कि जिसके तहत इनको हटाया गया, उसमें भी तो इनके कार्य कुशलता पर सवाल ही उठाए गए हैं ना। बिल्कुल, मतलब आप अगर कह रहे हो कि खम ठोक करके 25 साल मैंने सर्विस में दिया है, और उत्तर प्रदेश के मतलब जौनपुर, मेरे ख्याल से मिर्जापुर और भी बरेली और झांसी वगैरह जिलों के ये डीएम रहे हैं, काफी लंबा प्रशासनिक अनुभव है और ऐसा कोई बहुत समस्या मुझे नहीं लगता है कि कोई विशेष थी। लेकिन अब भाई आप किस जगह पर जाकर और किस जगह आप किसी इन्फ्लुएंस में आ जाओ, कौन जानता है आपकी क्या पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, वो कौन जानता है। तो अब क्या है, चुनाव आयोग ने बहुत डिटेल में नहीं बताया। अगर प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंसी कर रहे हैं, एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें बहुत कुछ सिमटा हुआ है कि आपको जो काम कहा गया था वो काम आपने ठीक से नहीं किया। तो अगर ठीक से नहीं किया तो आपको हटा लिया गया। हालांकि कोई करप्शन या कुछ ऐसा अगर होता तो वो भी आती बात, या हो सकता है कल को आए ही, लेकिन वो उसके मतलब ठीक है, उसके बारे में हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। मान के चलना चाहिए कि ठीक है, आप इनकॉम्पिटेंट थे, आप ठीक से काम नहीं कर पाए, इस कारण आपको वापस ले लिया गया। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के पेट में जैसे दर्द हो रहा है, तो वो जाति कार्ड भी इसमें खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए एक पर्टिकुलर जाति के शख्स को किस तरह से चुनाव आयोग ने ट्रीट किया, और आईएएस लॉबी भी उठ खड़ी हुई है। लेकिन जो ऑब्जर्वर्स हैं जो भेजे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल में, उनमें से बहुत से लोगों ने तो ये शिकायतें भी की हैं कि उनको वहां पर ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, रहने को ठीक जगह नहीं दी गई है, अगर दी जा रही तो बिजली पानी काटा जा रहा है, गाड़ियां बड़ी खटारा दी जा रही है। ममता सरकार के लोग वहां पर पहुंचे हुए पर्यवेक्षकों के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। देखिए, पर्यवेक्षक तो बहुत छोटी चीज होते हैं ना। पर्यवेक्षक तो जो ममता बनर्जी राष्ट्रपति के रास्ते में कचरा फेंकवा चुकी है उनके काफिले में, तो जो ममता बनर्जी राष्ट्रपति का अपमान कर चुकी हैं, जो ममता बनर्जी राष्ट्रपति के लिए कह चुकी हैं कि वो रोज रोज आएंगी, तो क्या मैं रोज रोज जाऊंगी, जबकि वो पहली बार आई थी। मतलब जो ममता बनर्जी ना तो राष्ट्रपति को कुछ समझती है, ना प्रधानमंत्री को कुछ समझती है, ना सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझती है, ना मंत्री को तो छोड़ ही दीजिए, उनके लिए छोटे मोटे ऑब्जर्वर क्या हैसियत रखते हैं, ये तो बड़ी सीधी बात है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझती। सुप्रीम कोर्ट ने जिन जुडिशियल ऑफिसर्स को भेजा था एसआईआर करने के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे के बजाय उनको वीडियो ऑफिस में बिठाया गया। अब जो वीडियो ऑफिस में आप बिठा रहे हो, तो वीडियो ऑफिस जो है करीब करीब उस जगह से लोकेशन किसी की 25 किलोमीटर, किसी की 30 किलोमीटर, किसी की 40 किलोमीटर, गाड़ी जो दे रहे हो खटारा दे रहे हो, वो गाड़ियों में जा रहा है, और वो बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे ऐसे इलाकों से गुजर रहे हैं जहां पे पब्लिक देख रही है, उसके अंदर झांक रही है कि ये कौन बैठा हुआ है। मतलब एक हमले का उसको एक भय भी बना रहे हो। प्लस जो एक मालदा की घटना हुई, सबने देखा ही कि किस तरीके से सीआरपीएफ लेकर उनको भाग रही है, और किस तरीके से जबकि वहां की बंगाल की महिला जुडिशियल ऑफिसर्स थी।
तो पूरे सबको आप एक तरह से दहशत के माहौल में ही काम करो। तो किसी के लिए भाई ममता बनर्जी के राज में कोई सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी के राज्य में ना तो राष्ट्रपति सुरक्षित है, ना ऑब्जर्वर सुरक्षित है। जिन लोगों ने अपने आप को जो डर के आगे झुक गए, उन लोगों ने उनके फर्जी वोटरों को भी पास किया है। उनके फर्जी वोटर अभी भी बड़ी संख्या में वोटर उसमें है, वोटर लिस्ट में। जैसे कि अब भवानीपुर की ही बात आ रही थी, तो भवानीपुर का भी मैं लिस्ट देख रहा था, तो उसमें जो करीब 25%, 23-24% के आसपास भवानीपुर के, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, वो वोटर वहां पर अवैध पाए गए हैं, जो नॉन एग्जिस्टेंट थे। ये 25% लोग ही ममता बनर्जी का वोट बैंक थे। यही लोग ममता बनर्जी को वोट देकर चुनाते रहे होंगे। लेकिन उसमें जो मुस्लिम वोट है वो करीब 23-24% है। उससे भी आसपास हो सकता है कम ही होंगे। बाकी सारे हिंदू वोट हैं। मतलब आपने हिंदू वोटरों का एक पूरा एक पूल बना रखा है, एक पूरा डब्बे में ढेर सारे आपने हिंदू वोटर रखे हुए हैं। वो लेकर आपका एक कोई टीएमसी का कार्यकर्ता जाता रहा होगा चुनाव के दिनों में, वो छाप आता रहा होगा। और सारी बौखलाहट है कि वो आज उन्होंने पर्चा भरा, तो वो चेहरे पे उनके वो कहीं ना कहीं आशंका जो है, वो डर वो दिख भी रहा था कि कहीं ना कहीं उनका वो पूरा जो इक्वेशन है, पूरी जो रणनीति, जो पूरी गणित उन्होंने अपनी गढ़ी है इतने वर्षों में, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और वही तिलमिलाहट है, वही बौखलाहट है, जो बहुत विजिबल है, बहुत स्पष्ट दिख रही है। तो पर्चा भरने के बाद ममता बनर्जी ने कहा ना कि जब हमारी सरकार आएगी तो जितने भी नाम वोटर लिस्ट से काटे गए सबको दोबारा डाला जाएगा, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। और फिर आप याद कीजिए कि ये जो पिछली बार का चुनाव था, उसमें बहुत सारी सीटों पर मार्जिन जीत का सिर्फ 500 वोट था, कईयों पर 1000 था, कईयों में 5000 था। तो कहानी तो यही है ना। और ममता को असलियत पता है कि किन किन सीटों पर उन्होंने कहां कहां अपने फर्जी मतदाता पैदा किए थे। अब वो सारे हट रहे हैं। 90 लाख वोटर फर्जी थे, उनके नाम जब हटे एसआईआर में, तो दिक्कत तो ममता बनर्जी को होगी ना। इसीलिए तो उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी। बिल्कुल। देखिए, 90 लाख वोटरों का कटना, मतलब ये वोटर नहीं, इसमें बड़ी संख्या में से सीधे सीधे 50 लाख, तो आप मान के चलिए 50 से 60 लाख के बीच में तो घोस्ट है, जिनका नाम है वो है नहीं, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। या तो वो ट्रांसफर वहां से मूव कर चुके हैं, या फिर वो उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो ये 60 के अलावा जो ये बाकी थे, जो घुसपैठियों के जो वोट हैं, वो अगर हम इसको 50 माने तो मान लें कि चलिए 40 लाख वोट जो है वो घुसपैठियों के हैं। लेकिन वास्तविक क्या घुसपैठी, और ये तो सिर्फ वो है जो 18 साल से ऊपर के हैं, और उसमें भी ज्यादातर के तो सर्टिफिकेट और सब कुछ, पासपोर्ट तक तो इन भिखार, मतलब वो भले ही वहां पर पंचर सटा रहे हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट भी है, उनके पास पैन कार्ड भी है। भले ही वो 1 रुपए टैक्स ना सरकार को देते हो, लेकिन उनके पास पैन कार्ड भी है, उनके पास पासपोर्ट भी है, उनके पास पैदा होने से पहले का जारी हुआ बर्थ सर्टिफिकेट भी है। इस लेवल की डिस्क्रिपेंसीज है। और जो जुडिशियल ऑफिसर्स, जिन लोगों ने उस दबाव के आगे नहीं झेल पाए, जो उस दबाव से डर गए कि भाई मैं कहाँ बैठा हूँ, चारों तरफ क्या है, जिनको सब दिखाई दे रहा था, उन लोगों ने वैसे फर्जी वोटरों को बनाए भी रखा है। हालांकि ये बात सही है कि उसमें से बड़ी संख्या में जो है वो मतलब एक जो कहते हैं कि इसमें आकर देश की मुख्य धारा में वो घुल चुके हैं, कुछ नाम बदल कर, कुछ जो है वो इस तरीके के जो बीच वाले नाम होते हैं जिसमें आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ, कबीर और अबीर टाइप के जो नाम होते हैं, इस तरीके के नाम ले लेकर ही आ गए हैं। और भी मतलब एक समस्या विकट है, लेकिन लड़ाई तो चल रही है, और देखते हैं इसमें कितना हो पाता है, कितनी सफलता होती है। और जैसे आपने कहा ना कि इनके पास पैन कार्ड भी है, इनके पास पासपोर्ट भी है, तो पीएम मोदी ने भी अपनी रैली में कहा है कि जो फर्जी दस्तावेजों का प्रोपेगेंडा है, या फर्जी दस्तावेजों का जो पूरा का पूरा तामझाम है, ये सबसे बड़ा खतरा है। तो पीएम मोदी ने कहा है कि जो इन फर्जी दस्तावेजों को बनाने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, ये आधार हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे पैन हो, ये तीनों ही सर्टिफिकेट ऐसे हैं जिनको बनाने वाली एजेंसियां केंद्रीय एजेंसियां हैं। ठीक है, वो एक पासपोर्ट हो चाहे आधार हो, ये कहीं ना कहीं कुछ एजेंसियों को वो दिया जाता है, ठेका दिया जाता है, जो बनाने का काम करती हैं। बनाती फाइनली जो जारी करने की जो अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी है, वो केंद्र सरकार के अंदर आती है। तो अब होता क्या है कि आपने उसमें ये कॉलम थे, आपने टिक कर दिए, ये सर्टिफिकेट फला 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 सर्टिफिकेट लगा दिया, तो आपको पास वो मिल गया। लेकिन जो पासपोर्ट जारी हुए हैं उसमें बहुत चौंकाने, इसमें अगर जितने पासपोर्ट जारी हुए हैं मेरी जानकारी के अनुसार, बहुत सारे ऐसे पासपोर्ट हैं जो उन सर्टिफिकेट्स पे के आधार पर जारी हुए हैं, जो सर्टिफिकेट्स फर्जी निकले। जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट गड़बड़ है, जैसे आपका मार्कशीट गड़बड़ दिख रही है, एकदम बिल्कुल दोनों के बीच में जन्म प्रमाण पत्र में डिस्क्रिपेंसी है, या नाम गड़बड़ है, कहीं पता चला बानो है और कहीं पता चला बेगम है।
तो इस तरीके की जो डिस्क्रिपेंसी है उसके बाद भी पासपोर्ट जारी हुआ है। तो ये पासपोर्ट की जो कंपनी जो जिन लोगों को ये ठेका रहा होगा, जो पासपोर्ट जारी कर रहे थे, विदेश मंत्रालय की जो सेल जो है वो पासपोर्ट का कार्य देखती है, ये उनके पर प्रश्न है कि इतने वर्षों में जो जांच हुई है, ये सिर्फ मामला बंगाल तक नहीं है, ये केंद्र सरकार को कुछ बातें अपने ऊपर भी लेनी होगी, क्योंकि आपके ही माध्यम से, आपकी तरफ से ही ये सब बन रहा था, पासपोर्ट धकाधक बन रहा था, आधार छप रहा था। तो ये सब नकली नहीं है, नकली भी है उसमें से, जो वहां पे छापे खाने में चले वो तो चलो ठीक है, आप पकड़ोगे पकड़ लोगे, लेकिन जो असली प्रॉपर चैनल से बनाए गए हैं वो कैसे बन गए, वो उसकी जवाबदेही कौन लेगा। तो ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि समय समय पे, जैसे अब ये आईएएस अधिकारी की बात आ रही है कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज हो गए, तो बहुत लोग, हमारा सिस्टम हमारे देश में हमने देखा है कि कोई एक मैरिज ऑफिसर जो है वो बैठ के और लव जिहाद वाली शादियां करा रहा है। तो इस तरीके के, भाई हमारे देश में तो व्यक्ति ही जब अपना शत्रु बना हुआ है, पैसे के लिए लोग ईमान बेच देते हैं फटाक से। तो जब ऐसा ही देश है तो इसमें निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है। सरकार कहाँ कहाँ डंडा लेके खड़ी रहेगी और कहाँ कहाँ किसके काम को चेक करती रहेगी, सबके कागज देखना भी सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये बात तो आएगी ना कहीं, अगर आप 4-5 लोगों को पकड़ोगे कि भाई फलाना एजेंसी ने, फलाना अधिकारी ने इतने पासपोर्ट नकली, जो भी पासपोर्ट आप पकड़ रहे हो कि इस पासपोर्ट में गड़बड़ी है, तो उसको लेकर आओ और आप बताओ कि भैया ये अधिकारी और ये एजेंसी जो टीसीएस और इस तरीके की जो कंपनियां जो पासपोर्ट के लिए काम करती हैं, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, उनके अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो कि भैया कितने पैसे मिले थे आपको इस पासपोर्ट को जारी करने के लिए, उनको कोई सजा दो, तो तब जाकर एक मैसेज दे पाएंगे। वरना तो फिर एक चुनाव हुआ, रात गई बात गई वाली बात अगर करना है तो ठीक है, भाजपा आएगी तो भाजपा भी तो इन्हीं वोटरों से वोट लेना है, फिर वो कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास शुरू हो जाएगा। ये बड़ा भारी डर है, लेकिन आशा करनी चाहिए कि करेंगे नहीं, क्योंकि बंगाल में स्थितियां उतनी सुगम नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश और बिहार में आप करके निकल जाते हो। बंगाल में आप एक होस्टाइल कम्युनिटी और बहुत ज्यादा होस्टाइल कम्युनिटी के सामने हो, और मतलब एक बड़ा प्रश्न है, जनता को दबाव बनाए रखना होगा, वरना भाजपा के अंदर भी टैलेंट कम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरा ये बताइए कि जैसे ये कूच बिहार में तैनात थे ये ऑब्जर्वर अनुराग यादव, इसके अलावा मालदा में जो वहां पर एसआईआर करवाने के लिए गए थे मजिस्ट्रेट, उन पर भी दबाव बनाने की कोशिश थी, उनको भी डराया धमकाया जा रहा था कि अगर तुमने हमारे वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए तो क्या आपके साथ होगा। फिर आप ये देखो कि जो दूसरे इलाके हैं, मालदा के साथ साथ मुर्शिदाबाद जो इलाका है, वहां पर भी सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक बदलाव हुए। तो ये इलाके जो बांग्लादेश सीमा से सटे हुए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा रोहिंग्या और घुसपैठिया आए हैं, वहां पर तो ऑब्जर्वर्स को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और वहां पर तो चुनाव आयोग को बड़ी पैनी नजर रखनी पड़ेगी। देखिए, निश्चित रूप से सारी एजेंसियों को रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी एजेंसी से लेके और ऑब्जर्वर तक, और सबको ही नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन वही बात है कि अभी आप इस पूरी बीमारी को ऊपर से मरहम पट्टी कर रहे हो। ये जो घाव है इसको एक मरहम पट्टी करके आप काम चला रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब एसआईआर से आशा की जाती थी। एसआईआर उसी तरीके का ऑपरेशन है जो एक सर्जिकल ऑपरेशन, जिसमें आप पूरी बीमारी को जड़ से ही ऑपरेट करके निकालते हो। लेकिन बंगाल में ऐसा निश्चित रूप से हुआ नहीं है। ममता बनर्जी अपने थिएट्रिक्स से, प्रशासन अपनी लापरवाही से, अधिकारियों के कॉम्प्रोमाइज होने की जो टेंडेंसी होती है, और भ्रष्टाचार जो है वो हर जगह काम आता है, रुपया पैसा हर जगह काम आता है। तो ममता बनर्जी ने निश्चित रूप से उस अपने पूरे तंत्र को हर तरीके से, हर रास्ते से प्रयोग किया होगा। तो जब भी ऐसा होता है तो फिर वो सफल परिणाम 100% आए हों, इसमें मुझे शंका है। मतलब आए हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये 91 लाख जो संख्या है वो निश्चित रूप से देखकर पता चलती है कि संख्या निश्चित रूप से इससे अधिक होगी। अब इससे अधिक कितनी होगी वो भी एक अनुमान लगाने की बात है। लेकिन हाँ, अब ये है कि इसके बाद जो है वो ये समस्याएं जो अब तक की डिस्क्रिपेंसीज है वो आगे ना दिखें, आगे चीजें ठीक हों। ये असली चुनौती है कि कम से कम इस बारी तो ठीक से चुनाव आप करो। ममता बनर्जी के सारे अधिकारी, सारे के सारा पुलिस का कैडर, सब तो ममता बनर्जी का है। आपने 173 लोगों की ट्रांसफर की, कितने सारे पुलिस स्टेशंस के एसएचओ को बदल दिया, बीडीओ को बदल दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक बीडीओ, ममता के जितने भी बीडीओ हैं सारे ममता के भक्त हैं। अगर आपने एक को ए से हटाकर बी में लगा दिया, बी को जेड में लगा दिया, क्या फर्क पड़ा? है तो सारे के सारे ममता के लिए काम करने वाले। हाँ, भक्त तो नहीं है, लेकिन ये तो है कि डरे हुए हैं उनके और जो किया गया है, इधर उधर किया गया है रिशफलिंग, ये भी पक्के तौर पे कि उससे प्रभाव तो पड़ा होगा। ये जो हम बातें कर रहे हैं, अपवादों की बात कर रहे हैं या उन लोगों की बात कर रहे हैं जो उस करते हुए पकड़े जा रहे हैं,
चुनाव आयोग इतनी पैनी नजर रख रहा है कि कोई एक व्यक्ति जिसको हमने भेजा हुआ है उसको नजर रख रहा है। ये अच्छी बात है, चुनाव आयोग अब ये कर रहा है, ये अच्छी बात है कि चलो ठीक है, देर से ही जाके आपने किया तो। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि ममता बनर्जी अपने जितने भी उनके पास तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका आज मैं देख रहा था कि जो हुमायूं कबीर है उनका एक स्टिंग ऑपरेशन लेके घूम गई है, वो उनका पूरा कैडर जो है उसको पुश करने में लगा, जबकि वो एआई से बना हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप उसको वीडियो देखिए, करीब 15-16 मिनट का एक वीडियो उन्होंने फैलाया हुआ है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि 1,000 करोड़ रुपए की डील हुई है हमारी बीजेपी के साथ। अरे भाई, बीजेपी 1,000 करोड़ रुपए तुम्हारे से निठल्ले को क्यों देगी? वे अगर उसको 1,000 करोड़ रुपए खरीदना है तो टीएमसी के सारे विधायकों और सांसदों को खरीद लेगी। बहुत बड़ी रकम होती है, उसने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। ये व्यक्ति वही है जो बाबरी मस्जिद बना रहा था। तो ठीक है, मतलब जो एक सेकुलर पार्टियों की जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, जो सबसे बड़ा डर होता है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सपा बसपा जैसी पार्टियां हो, कांग्रेस हो, और चाहे ये जो जितनी भी दक्षिण भारत की डीएमके उमके हो, इनका जो सबसे बड़ा नाइटमेयर है, सबसे बड़ा जो सपना है, दुस्वप्न है, वो ये है कि भाई कोई, हम तो ठीक है, हम तो मतलब मुसलमान बनकर और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मतलब मुसलमान बनकर मतलब कि मुसलमानों की हितैषी बनकर कलमा पढ़, लेकिन कोई असली टोपी वाला आ गया तो हमारे साथ क्या होगा? तो ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी की जो इनसिक्योरिटी है, वो एक तरफ तो ये तिकड़म करने में लगी हुई है, दूसरी तरफ दूसरा एक तिकड़म कर रही है। वरना चुनाव के समय, जिस समय आचार संहिता लागू है, उस समय आप एआई से कुछ फर्ज करके डेटा कुछ वीडियो फेक बनाकर, ये तो अपराध है, ये तो नॉर्मल दिनों में भी अपराध है। आप चुनाव के समय अगर वो ठीक है, हुमायूं कबीर 2 कौड़ी का आदमी है, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि भाजपा ने उसको 1,000 करोड़ रुपए में खरीदा, तो भाजपा पे आप एक तरह से उसको डिफेम कर रहे हो, उसकी अवमानना कर रहे हो कि भाई उसने एक सी क्लास के नेता जो कि कट्टरपंथी है, उसको भाजपा ने 1,000 करोड़ रुपए देकर खरीदा। वो वीडियो देखिए, समझ में आता है कि एआई, लेकिन वो हम आप समझ पाते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता है कि वो एआई है। तो वो वीडियो फैला रही है पूरी की पूरी उनकी। तो अब वो कहाँ रोका जा रहा है? क्या चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया? क्या चुनाव आयोग ने वो संज्ञान लिया कि जिसमें वो सीधे सीधे नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं कि मुसलमानों नमाज छोड़ दो, नमाज अपनी छोड़ दो, और नमाज के बजाय तुम आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, आरएसएस बीजेपी के लोग कौन होते हैं? हिंदू होते हैं, वो जान रहे हैं। भाजपा कांग्रेस को कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनका पहले तुम उनका नरसंहार करो। तो ये जो सब हो रहा है, चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि जो पूरा एक तमाशा है उसमें दबाव में आ जाता है, या कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में वो उस तरीके से नहीं कर पाता है जिस तरीके की कार्रवाई कानून के तहत प्रिस्क्राइब की गई है, और उसी का लाभ इस तरीके के जो बुली पॉलिटिशियन है वो उठाते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की बात आप कर रहे थे, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी तो जहरीला सांप है, और कुरान में लिखा हुआ है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और आपके सामने जहरीला सांप आ जाए तो नमाज छोड़कर आप पहले जहरीले सांप को मारे। और ऐसा ही वो बीजेपी के लिए कह रहे थे, लेकिन इसके लिए उनके खिलाफ आरएसएस ने भी एफआईआर दर्ज करवा दी है और बीजेपी ने भी करवा दी। कानूनी शिकंजे में फंसेंगे वो। पवन खेड़ा को देख लिया ना, डरो नहीं, डरो मत, ये नारा राहुल गांधी लगाते थे ना, और अभी वो देखो पवन खेड़ा कैसे डर के मारे बंकर में बैठकर वीडियो बना रहा है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो वैसा नहीं कहा, मैं तो डरता नहीं हूं। नहीं डरते थे भाई तो बैठे रहते ना दिल्ली में अपने बंगले में। आई थी असम की पुलिस, दे देते अपनी गिरफ्तारी, किसने रोका था? लेकिन तब तो तुम रातों रात भाग खड़े हुए हैदराबाद, जगह भी हैदराबाद ढूंढी जहां पर आपकी वहां तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तो ये सब डर है, और डरेंगे तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस उम्र में जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ड्रामे में बहुत माहिर है, और 2021 का ड्रामा आपको याद होगा, चुनाव से कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी की टांग में चोट लग गई थी। पूरा चुनाव व्हील चेयर पर लड़ा था, और जैसे चुनाव जीती थी फुटबॉल खेलती नजर आई थी। तो अब की बार मुझे यही डर लग रहा है, पता नहीं ममता बनर्जी क्या करें। चुनाव वोटिंग से 2 दिन पहले 23 को वोटिंग है, हो सकता है 21 को कोई खेल कर दे, 22 को कोई खेल कर दे, और सिंपैथी वेव फिर उनके साथ चली जाएगी। देखिए, ममता बनर्जी के पास अब नाटक करने के लिए बहुत विकल्प बचे नहीं है। उनके जो नौटंकी के जो थे, हालांकि वो करेंगी, ये भी जो जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे हुमायूं कबीर की, वो भी उसी नौटंकी का ही एक हिस्सा है वो। लेकिन जो उनका पूरा वो टांग तोड़ना, टांग टूटी, भाई देखिए उनका जो बौखलाहट, जो जिस तरीके की भाषा वो प्रयोग कर रही है मंचों से, वो उसको देख लीजिए, वो सब उसी का पार्ट है। अब उनके पास दिख रहा है कि बहुत कुछ है नहीं करने के लिए। अगर वो टांग तुड़ा लें, अब वो कही चुकी हैं कि भाई जो सीआरपीएफ वाले आ रहे हैं वो आएंगे और बंगालियों को गोली मार देंगे। तो इस तरीके और क्या आप कह सकती हो इससे अधिक?
ये सारे वो बयान हैं जिनके आधार पर चुनाव आयोग को इनका प्रचार करने पर रोक लगा देनी चाहिए थी। हालांकि वो लगा देंगे तो वो भी एक विक्टिम प्ले करने का और नौटंकी क्रिएट करने का एक कारण बन जाएगा, क्योंकि ये राजनीति का खेल है। तो राजनीति का खेल आप बिल्कुल 2+2 की मैथमेटिक्स से नहीं खेल सकते। यहाँ पर कभी 2+2 जो है आपको 0 और 2+2 1 भी लाना पड़ेगा। तो ठीक है, अगले ने अपराध तो किया, कानून की नजर में अपराध किया, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि वो हार रहा है और हारने के पहले की उसकी बौखलाहट है, और आपका पूरा उद्देश्य उसके उस परिणाम पर है कि भाई परिणाम ठीक आए, ये अपनी धांधली ना कर पाए। लेकिन ये निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि अभी आने वाले 10-15 दिनों में हम ममता बनर्जी और ममता बनर्जी का जो समर्थक वर्ग है, जो उनका पूरा एक उनको बचाने के लिए जो एक पूरा एक इकोसिस्टम भारत में काम करता है, जिसकी सिंपैथी है उनके साथ, ममता बनर्जी के साथ, उनके नए नए ड्रामे अभी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरीके के ड्रामे होंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगले 12-14 दिन में इस देश को कई और खेल देखने को मिलेंगे। जो मालदा में हुआ वो भी वही खेल था कि आप ऑब्जर्वर्स को घेर लेते हो और वहां पर आप फोर्स करते हो कि पुलिस और सीआरपीएफ गोली चलाए। पुलिस मतलब सीआरपीएफ से मेरा मतलब, तो वो गोली चलाए, आप फोर्स करते हो, इस तरीके की सिचुएशन पैदा करते हो। वो चाहती हैं कि किसी तरीके से गोली चल जाए, 10-5 लोग मर जाएं और फिर वो अपना तमाशा क्रिएट कर पाए, फिर वो कह पाए, फिर वो अपना बंगाली और नॉन बंगाली और भारत बंगाल पर हमला हो गया, भारत ने हमला कर दिया, इस तरीके से करके वो चुनाव को एक अलग दिशा में मोड़ सके। वो यही चाहती है और अब इसके सिवा उनके पास कुछ है भी नहीं। अगर वो ये कर पाई तो ये भी दुर्भाग्य की बात होगी, लेकिन ये देश के लिए सोचने की बात है कि भाई एक मुख्यमंत्री इस हद तक खतरनाक हो जाती है कि वो देश की पूरे उस संप्रभुता को ही चुनौती दे रही हैं आज के समय में। भाई ममता बनर्जी अपने घर में ही गिर गई थी ना, एक बार याद कीजिए, अपने घर में ही गिर गई थी औंधे मुंह, और तब भी शोर मचा देगा, पता नहीं किसने धक्का दे दिया। उनके घर में कौन घुस के धक्का देता? उनके परिवार के लोग ही होंगे। तब भी वो एक मुद्दा बनाया गया था ममता बनर्जी की तरफ से। तो ममता बनर्जी साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपना सकती हैं ये चुनाव जीतने के लिए। उनको भी पता है कि अगर वो ये चुनाव हारी तो उनका क्या होगा। एनआईए जो जांच पड़ताल कर रही है मालदा हिंसा की, उसकी आंच ममता तक पहुंचेगी, क्योंकि वहां पर भी तो सामने आ गया है ना। एनआईए ने जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रखी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें ये आया, सोची समझी सुनियोजित साजिश थी। बाकायदा मस्जिदों से ऐलान किया गया था कि भीड़ को इकट्ठा किया जाए, ई रिक्शा से मुनादी की गई थी और महिलाओं को आगे किया गया था। 1500 से 2000 लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। तो ये और किसके आदेश पर ये हुआ? तो इसकी आंच ममता बनर्जी तक पहुंचेगी। उन्हीं की पार्टी का वो वहां पर वकील घूम रहा था। तो ममता बनर्जी का नाम अगर उस चार्जशीट में आ गया चंद्र प्रकाश जी, तो ममता को लेने के देने पड़ जाएंगे। चुनाव जीती या हारी वो अलग बात होगी। देखिए वही बात है कि ये तो पूरा इस्लामिक मॉडल है ना, ये तो कहीं पहली बार तो देश ने देखा नहीं है। कश्मीर में हमने देखा है, बंगाल में देख रहे हैं, और भी कई देश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा है कि कैसे औरतों को आगे किया जाता है, कैसे मस्जिदों से ऐलान होता है, कैसे बाकी छोड़ दीजिए, हम दिल्ली में देख चुके हैं कि जो अभी रामलीला मैदान में जो अब हटाया जा रहा था अतिक्रमण, जो एक मस्जिद का एक हिस्सा जो उन्होंने बारात घर वगैरह बनाया था, तो वो जब किया गया तो पता चला कि नहीं जी, वो तो बाकायदे उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप और कहाँ कहाँ उनका एक पूरा वेल ऑयल्ड मशीनरी है। और ये अपने सबसे आदर्श रूप में, सबसे विकसित रूप में किसी जगह देखने को मिलती है ये मशीनरी, तो वो है बंगाल। ये हम कहते हैं तृणमूल, ठीक है, तृणमूल उसका निश्चित रूप से उसका एक पॉलिटिकल विंग है, लेकिन इस पूरे कहानी, इस पूरे तंत्र का एक रिलीजियस, एक मजहबी कोण भी है। तभी तो वो धमकी दे पाती है ना कि आज मैं हूं इसलिए बचे हुए हो, अगर मैं हट गई तो 1 मिनट में साफ हो जाओगे। तो वो ये किसको दी जा रही है धमकी? ये धमकी निश्चित रूप से हिंदुओं को दी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के तो भाई कार्यकर्ताओं में सभी हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन आप ये धमकी हिंदुओं को एज ए कम्युनिटी दे रहे हो। और जो पिछले बार 21 में जो हिंसा हुई थी, जो जिस तरीके की चुनावी हिंसा हुई थी, तो वो हिंसा क्या थी? या 24 में जो हिंसा हुई थी, वो भी तो हिंदुओं पे थी। हिंदुओं को एक तरह से आप एक कम्युनिटी के तौर पर टारगेट करते हैं, एक समाज के तौर पर एक। लेकिन ममता बनर्जी का जो पूरा तरीका है, वो एक ऐसा उन्होंने एक कॉकटेल बना रखा है, अपने काडर और अपने सपोर्टर, और इन दोनों का एक, हालांकि ये इसमें बहुत सारी विसंगतियां भी दिख रही हैं, उसमें बिखराव भी दिख रहा है, साथ में ओवैसी जैसी चुनौतियां भी दिख रही हैं, उनकी एक बौखलाहट भी दिख रही है, उनके उस पूरे उस किले में दरकने और उसमें दरारें भी उनको अब दिख रही हैं स्पष्ट रूप से। और बाकी क्या होता है क्या नहीं होता वो तो 4 मई को पता चल ही जाएगा, क्योंकि वही अब असली बात है। और बाकी 13 दिन क्या नाटक होगा, देश अभी क्या हाई वोल्टेज ड्रामा देखेगा, वो भी अभी देखने की चीज होगी हमारे लिए। लेकिन ममता बनर्जी के तोते इस बात से भी उड़ गए हैं कि 500 बटालियन है इस वक्त सीएपीएफ की जो तैनात है
पूरे पश्चिम बंगाल में, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद भी वहां पर ये तैनात रहेंगी। और जिस तरह के इंतजाम पोलिंग बूथ्स पर किए गए हैं, 360 डिग्री तक घूमने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि अगर 2 लोग खड़े हो जाते हैं ईवीएम के सामने एक साथ, तो भी अलार्म बज जाएगा, हूटर बज जाएगा। तो ये सारे बंदोबस्त जो किए गए, ये भी तो ममता को डरा रहे हैं ना। बिल्कुल। देखिए ये मतलब जिस तरीके से ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, अभी कोई बता रहा था कि ड्रोन से चुनाव प्रचार पर नजर रखी जा रही है, जो हिंदुओं के घर घर जाके धमकियां दी जा रही थी टीएमसी के कार्यकर्ताओं। तो अब ये टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से, इससे पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, इससे पहले एआई के थ्रू आप वोटर लिस्ट का एनालिसिस नहीं कर सकते थे, डिस्क्रिपेंसी आपको मैनुअली देखनी पड़ती थी कि भैया पता चला पिताजी 21 साल के हैं और बेटा जी जो है वो 17 साल के हैं, 18 साल के हैं। तो ये मतलब ये जो सारे खेल जो बंगाल में चल रहे थे, टेक्नोलॉजी जो है वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट जा रही है, जिसके आधार पर बहुत तेजी से आप देखिए जितना 60-70 लाख वोटों का जो एसआईआर में वो हुआ, स्क्रूटनी हुई है, तो वो भी एक तय समय के अंदर हो गई है, भी एक बड़ी बात है, अभी भी चली रही है वो कहीं ना कहीं। तो अब बात वही है कि ममता बनर्जी लाचार है, उनके लिए हर तरफ से ये दिख रहा है कि उनके मतलब एक होता है ना कि समस्या संकट कई तरफ से आते हैं, तो उनके लिए संकट टेक्नोलॉजी के रूप में भी आया है। उनका जो मास बेस वोटर है वो भी डिवाइडेड है, उनका कार्डर जो है आपस में, अभी तक सोचिए कि 3 या 4 जगहों पर वायलेंस की जो घटनाएं आई हैं, वो वायलेंस की घटनाएं क्या है, बड़े ध्यान से देखने वाली बात है कि टीएमसी के गैंग्स के बीच में वॉर हो रही हैं। वो बीजेपी वर्सेस टीएमसी से ज्यादा टीएमसी वर्सेस टीएमसी की लड़ाइयां हैं, या फिर एआईएमआईएम और टीएमसी की लड़ाइयां हैं। तो जो अभी तक एक एन मास होकर जो एक वोट बैंक था वो आपस में लड़ रहा है, हालांकि कुछ जगहों पे बीजेपी वालों से भी हुआ है, लेकिन वो बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि उनका एक किला जो है वो दरक रहा है। और दूसरी बात है कि उस किले में पहले ही रेत का किला था, वो उसमें बस जरूरत थी कि सही से उस ढंग से चुनाव हो, और चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर बंगाल की जनता भी तो देख रही है ना कि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी वास्तविक परिस्थितियां कितनी खतरनाक है और कितना उनका भविष्य किस ओर जा रहा है। तो आशा करते हैं कि आप जो कह रहे हैं ना कि टीएमसी वर्सेस टीएमसी, मुझे लगता है वामपंथी लोग, कॉमरेड्स जो टीएमसी में घुस गए हैं, और जो टीएमसी का अपना कैडर होगा, उनके बीच में ये सब कुछ चल रहा होगा। इसलिए दिख रहा है कि वो टीएमसी है, क्योंकि टीएमसी के बहुत सारे वर्कर तो वहीं से आए हैं ना। जो खून की होली पहले वामपंथियों के बीच में, लेफ्ट के बीच में और टीएमसी के बीच में होती थी, आज की तारीख में वो किसकी हो रही है? वो बीजेपी के कैडर के साथ हो रही है टीएमसी की, क्योंकि टीएमसी के अंदर वही लोग घुस के आ गए हैं। तो इसलिए टीएमसी के अंदर भी खून खराबा तो होगा ही होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं, और पैनी नजर रखी है कि अनुराग यादव जैसे लोग भी एक तरह से पकड़े जा रहे हैं कि जरा सी लापरवाही बरती और छुट्टी। तो अगर इस तरह के चाक चौबंद बंदोबस्त और ऐसी पैनी नजर चुनाव आयोग रख रहा है, तो फिर ममता बनर्जी के साथ और चुनाव आयोग के बीच में तो तू डाल डाल में पात पात वाला खेल चल रहा है। और ममता बनर्जी का डरना लाजमी है सर। इस बार उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनका किला दरक गया है, दीवारें गिर गई हैं, और ऐसे में उनका इस बार जीत पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। लेकिन फिर ड्रामा क्वीन है ममता बनर्जी, पता नहीं कौन कौन सा ड्रामा करके सिंपैथी वेग हासिल कर लेंगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपने समय निकाल कर इस विषय पर बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।